उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये टाइगर मुसलसल जिद कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास चलूं, लेकिन मैंने कहा कि बगैर बैंड बाजे के किसी खातून के पास जाना अच्छा नहीं लगता। अगर टाइगर बैंड बाजे का इंतजाम करे तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन शायद उसके पास बैंड बाजे के इंतजामात की रकम ही ना थी, इसलिए ये खामोशी से चला गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बैंड बाजे के साथ तुम आना चाहते थे मेरे पास, या इस टाइगर के लिए बैंड बाजे का इंतजाम कराना चाहते थे? रोजी रास्कल ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा, मैं क्या और टाइगर क्या, बैंड बाजे वाले भी तो मर्द होते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी थी कि तुम किससे मुंतखब करती है। इमरान ने जवाब दिया तो रोजी रास्कल भी इख्तियार हंस पड़ी। तुम खासी दिलचस्प बातें करते हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन आ गया है कि मैं वाकई रास्कल हूं, या तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा और सोचकर जवाब देना। उसी सूरत में तुम्हारी बाकी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर ही गुजरेगी। रोजी रास्कल ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारे इस खुले आम टाइगर के साथ आने पर मुझे वाकई यकीन आ गया है कि तुम रास्कल हो, वरना मेरा ख्याल था कि तुमने बहरहाल एक गैर मुल्की को कत्ल किया है और तुम कहीं छुपी बैठी पुलिस के खौफ से कांप रही होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार हंस पड़ी। मैं क्यों छुपूंगी, इस जैसे ना जाने मैंने कितने आदमी हलाक कर दिए, मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं। पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है? रोजी रास्कल ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि तुम आखिरी बार इस गैर मुल्की के साथ गई थी, फिर इस होटल ग्राउंड के अमले ने भी तुम्हें इसके साथ कमरे में जाते देखा था। इमरान ने कहा, देखा होगा, इससे क्या होता है, कमरे से जब वापस आई तो वो जिंदा था, बाकी मेरा नाम ही पुलिस के लिए काफी है। उसे मालूम है कि रोजी रास्कल पर हाथ डालना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस टेडी हाउंड ने आखिर तुम्हें ही क्यों मुंतखब किया अपने साथ ले जाने के लिए? इमरान ने कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार हंस पड़ी। इस बेचारे ने मुझे क्या ले जाना था, मैं उसे ले गई थी। रोजी रास्कल ने कहा तो इमरान और टाइगर पे इख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या तुम्हारा मकसद उसे कत्ल करना था या लूटना था? इमरान ने चौंक कर कहा, इन दोनों में भी कोई मकसद ना था। मैं होटल में गई तो वो अकेला बैठा हुआ था, उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो देखते ही मुझे पसंद आ गई। चनाचा मैं उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उससे मुतालबा कर दिया कि वो जैकेट मुझे दे दे। उसने कहा कि वो एक शर्त पर जैकेट मुझे दे सकता है कि अगर मैं उसके साथ कमरे में चलूं। मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि इसका कमरा होटल ग्रांड में बुक है। हम वहाँ गए, उसने जैकेट उतार कर एक तरफ रख दी और कहा कि पहले मैं उसके साथ शराब पी लूँ फिर जैकेट ले जाऊँ। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वो ग्रेटलैंड में बहुत बड़ा बदमाश है और बड़ा गैंगस्टर है और यहाँ एक काम के लिए आया हुआ है। उसकी रात को प्रेसिडेंट हाउस के किसी बहुत बड़े अफसर के साथ मुलाकात है। वो न जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि शराब पीते ही मेरे हवास जवाब देने लगे हैं, तो मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझ पर हाथ डाल दिया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन ना जाने इस शराब में क्या था कि मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। उसने फातिहाना अंदाज में कह के लगाने शुरू कर दिए। बस फिर मेरा खून गर्म हो गया और मैं उसकी शहरग में खंजर उतार दिया और वो मर गया। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, सर पर पानी डाला तो मेरे हवास कुछ दुरुस्त हो गए। फिर मैंने उसकी लाश को घसीट कर बाथरूम में डाल दिया कि फौरी तौर पर लाश दस्तयाब ना हो सके। उसके बाद मैंने उसकी जैकेट उठाई, जैकेट की तलाशी ली तो उसमें से एक पर्स मौजूद था। पर्स में रकम तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन पर्स खासा कीमती था। चनाचा मैंने रकम तो वहीं फेंकी, अलबत्ता पर्स समेत जैकेट लेकर वहां से आ गई। रोजी रास्कल ने तफसील बताते हुए कहा, वो पर्स तुम्हारे पास है? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? रोजी रास्कल ने चौंक कर पूछा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पसंद इस मामले में कितनी अच्छी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो रोजी रास्कल ने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक कीमती और बड़ा सा पर्स निकालकर इमरान के सामने रख दिया। ओह, वाकई ही ये तो इंतहाई कीमती और खूबसूरत पर्स है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पर्स उठाकर खोल कर देखने लगा। इसमें रकम नहीं है, क्योंकि मैं पर्स में रकम रखने की आदी नहीं हूँ। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो वाकई अच्छी आदत है, क्योंकि इस तरह रकम के साथ साथ पर्स भी गायब हो जाता है। इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे उसकी उंगलियों ने पर्स के एक खुफिया खाने से एक कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर अल्पाइन क्लब का नामो पता और फोन नंबर छपा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही कोने में वहशी भेड़िए के चेहरे भी नजर आ रहा था और दूसरे कोने में 7 का हिंसा छपा हुआ था, जिसके गिर्द दायरा लगाया गया था। क्या ये कार्ड मैं रख सकता हूँ तुम्हारी तरफ से तोहफे के तौर पर? इमरान ने कहा। रख लो, मैंने इसका क्या करना है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और पर्स उसने रोजी रास्कल की तरफ वापस बढ़ा दिया और कार्ड अपनी जेब में रखकर वो उठ खड़ा हुआ। ओके रोजी रास्कल, तुमसे मिलकर वाकई ही बेहद खुशी हुई। अब मैंने एक अहम काम पर जाना है, फिर मुलाकात होगी। टाइगर, तुम जाकर रोजी को उसके क्लब छोड़ाओ, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इस तरह चला गया जैसे उसे हमारी जरा बराबर भी परवाह ना हो। रोजी रास्कल ने गुस्सेले लहजे में कहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बॉस ऐसा ही आदमी है, आओ चलें, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा।
नहीं, पहले उससे बुलाओ ताकि वो मुझसे मुआजरत करे और वह मुझे कार तक छोड़ने हमारे साथ चले। रोजी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। बॉस तो अब तक शायद इमारत से भी बाहर जा चुका होगा। फिर सही, आओ, टाइगर ने नरम लहजे में कहा। जो मैं कह रही हूँ वो करो। जहाँ भी वो हवा हो उसे बुला कर लाओ। ये मेरी तौहीन है कि वो इस तरह सर्द बहरी से उठकर चला जाए। रोजी रास्कल ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा। देखो रोजी रास्कल, मैं तुम्हें चूंकि यहाँ ले आया हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि आओ चलें, वरना, टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। वरना क्या? तो मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे, रोजी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत? पिद्दे, रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने यकलख्त बिजली किसी तेजी से कलाबाजी खाई और टाइगर अचानक अपने सीने पर पड़ने वाली फ्लाइंग किक खाकर 2 फुट दूर जा गिरा और नीचे गिरते ही वो किसी स्प्रिंग की तरह उछला और उसके साथ ही उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ रोजी रास्कल से टकराया और इस बार रोजी रास्कल चीखती हुई उछलकर एक कुर्सी पर पुश्त के बल जा गिरी और फिर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछलकर खड़ी हो गई। तुमने मुझ पर छलांग लगाई है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। रोजी रास्कल ने किसी जख्मी बिल्ली की तरह गुर्राते हुए कहा। मैं तो तुम्हें बिगड़ा हुआ नफ्सियाती केस समझ रहा था, लेकिन तुम तो पागल हो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही वो तेजी से उछलकर एक तरफ हटा। उसके साथ ही उसकी लात नीम दायरे की सूरत में घूमी और रोजी रास्कल का हवा में उड़ता हुआ जिस्म पूरी कुव्वत से सामने की दीवार से जा टकराया। एक धमाका हुआ और उसके साथ ही रोजी रास्कल ने इस तरह नीचे गिरी जैसे छत से कोई छिपकली गिरती है। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वो साकित हो गई। क्या हुआ टाइगर? ये कैसा धमाका था? इसी लम्हे जवाना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फिर वो रोजी रास्कल को कालीन पर साकित पड़े देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ है इसे? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अहमक लड़की है, कह रही थी कि बॉस ने उसकी तौहीन की है, इसलिए बॉस को वापस बुलाओ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। हमला कर दिया? क्या मतलब? जवाना ने हैरान होते हुए कहा। इसका ख्याल है कि वो दुनिया की बेहतरीन लड़ाका है और कोई भी लड़ाई बढ़ाई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने उसे बाजू से पकड़कर और घसीटकर एक कोने में मौजूद सोफे पर डाल दिया। लड़ाई से तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट है या नोचने घुसूटने की लड़ाई कह रहे हो? जवाना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि कोई लड़की मार्शल आर्ट के अंदाज में भी लड़ सकती है। मार्शल आर्ट के तहत वैसे एक बात है, इसके जिस्म में फुर्ती और तेजी है और उससे बहरहाल किसी हद तक मार्शल आर्ट से भी वाकफियत है, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई ये एक अजूबा है, अब इसका क्या करना है? जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करना है? उसे होश में ले आना है। अब ये औरत है इसलिए उसके चेहरे पर थप्पड़ भी तो नहीं मारे जा सकते, इसलिए पानी ही डालना पड़ेगा, टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं ले आता हूँ पानी, जवाना ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो जॉसी भी उसके साथ था। ये जवाना बता रहा है कि ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है, उसने तुम पर हमला कर दिया, जोसेफ ने अंदर आकर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे जवाना की बात पर यकीन आ रहा हो और वो तस्दीक करने के लिए आया हो। जवाना ने दुरुस्त बताया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना के हाथ से पानी की भपरी हुई बोतल लेकर उसने इसका ढक्कन खोला और पानी रोजी रास्कल के चेहरे पर डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद रोजी रास्कल के साकित जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे। उसने बोतल सीधी कर ली। थोड़ी देर बाद रोजी रास्कल ने करहाते हुए आंखें खोल दी तो टाइगर ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी और रोजी रास्कल ने खटाखट पानी पीना शुरू कर दिया। जब कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो टाइगर ने बोतल हटा ली और उसे जवाना की तरफ बढ़ा दिया। रोजी रास्कल एक झटके से सीधी हुई और उसकी आंखों में छाई हुई धुंध पानी पीने से छट गई थी और शऊर की चमक उभर आई थी। तुमने ये क्या किया था? ये मेरा फॉक्स क्रॉस दाव कैसे नाकाम हुआ? तुम्हारा तो दिल फट जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं दीवार से जा टकराई। ये क्या हुआ? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में बोलते हुए कहा। फॉक्स क्रॉस? तो क्या तुम फॉक्स क्रॉस के बारे में जानती हो? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस दाव तो मेरा खास दाव है। उसने बड़े बड़े लड़ाका को इस दाव से चित किया है, लेकिन जाने क्या हुआ कि यहां मैं मार खा गई, रोजी ने हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस लगाए हुए अपने जिस्म को इस कदर ऊंचा नहीं उठाया जितना तुमने उठा लिया था, इसलिए तो मुझे स्लाइडिंग मारने का मौका मिल गया और तुम तोप से निकले हुए गोले की तरह दीवार से टकराई, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओहो, तुम तो वाकई ही लड़ाका हो, तो तुमने फॉक्स क्रॉस को स्लाइडिंग के जरिए नाकाम बनाया। यह तो इंतहाई हैरत अंगेज बात है, रोजी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए कहा, लेकिन उठते ही वो लड़खड़ाई और फिर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर यकलत शदीद तकलीफ के तासुरात उभर आए। ये मुझे क्या हो गया है? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, रोजी रास्कल ने खौफ भरे लहजे में कहा। टाइगर ने तुमसे रियायत कर दी है लड़की, इसलिए तुम अभी उठकर खड़ी होने में कामयाब हो गई हो, वरना अगर ये वाकई स्लाइडिंग मार देता तो तुम्हारी बाकी सारी उम्र जमीन पर रेंगती गुजर जाती, जवाना ने मुंह बना
मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने रोजी रास्कल को एक हाथ से बाजू से पकड़कर एक झटके से फिजा में उठाया। फिर उससे पहले कि रोजी रास्कल संभलती जवाना का हाथ घूमा और साथ ही रोजी रास्कल का जिस्म भी हवा में घूमा। इसी लम्हे जवाना का दूसरा हाथ हरकत में आया और रोजी रास्कल चीखती हुई घूमकर सोफे पर जा गिरी। अब खड़ी होकर देखो, जवाना ने पीछे हटते हुए कहा तो रोजी रास्कल उठकर खड़ी हुई। फिर उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। ये क्या हुआ? ये तुम सब कैसे लोग हो? रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो टाइगर के साथ साथ जवाना भी हंस पड़ा, जबकि जॉसी मुंह बनाकर वापस मुड़ गया। आओ अब मैं तुम्हें छोड़ाऊं, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे साथ दोस्ताना सलूक हुआ है, वरना यहाँ आने के बाद लोग तो अपने पाँव पर चलकर नहीं जा सकते। टाइगर ने कहा, दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आइंदा टाइगर पर हमला करने का सोचना भी नहीं। ये मास्टर का शागिर्द है और मास्टर का शागिर्द होना मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा एहसास है। जवाना ने रोजी रास्कल के साथ चलते हुए कहा। मास्टर? कौन मास्टर? रोजी रास्कल ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। अली इमरान, जवाना ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। इमरान यानी तुम्हारा मतलब है जो टाइगर का बॉस है, वो मासूम और खूबसूरत सा नौजवान, इसकी बात कर रहे हो तुम? रोजी रास्कल ने ठटक कर रुकते हुए कहा। हाँ, वही मासूम और खूबसूरत सा नौजवान, वो मेरा मास्टर है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि एक्रीमिया में मेरा नाम बड़े बड़े लड़ाकों की दहशत का निशान था। बड़े से बड़ा लड़ाका जब मास्टर किलर्स का नाम सुनता था तो कई कई रोज तक खौफ से ही कांपता रहता था। लेकिन फिर मेरा टकराव मास्टर से हो गया और मैंने भी तुम्हारी तरह अपने ज़ोन में मास्टर को चैलेंज करने की हमाकत कर डाली, जिसका नतीजा ये है कि आज वो मेरा मास्टर है और मुझे इस पर भी फख्र है। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर किलर्स? क्या मतलब? क्या तुम कातिल थे? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा और उस वक्त तक पोर्च में पहुंच चुके थे। हाँ, पेशावर कातिल। मास्टर किलर्स पेशावर कातिलों की ही तंजीम थी। जवाना ने कहा। ओह, फिर तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए। मैं भी पेशावर कातिला रही हूँ, लेकिन फिर इस काम से बोर हो गई तो मैंने उसे छोड़ दिया। रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओहो, तो तुम भी पेशावर कातिला रही हो? हैरत है, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया। मैं शायद जिंदगी में पहली बार किसी औरत के बारे में सुन रहा हूँ कि वो पेशावर कातिला हो। जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा तो रोजी रास्कल भी इख्तियार हंस पड़ी। मुझे भी तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई है, फिर मुलाकात होगी। रोजी रास्कल ने कार के करीब पहुंचकर कहा। टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। ये मास्टर पर मुनहसिर है, फिलहाल तुम जाओ। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया तो रोजी रास्कल दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। अब तो मैं तुम्हारे क्लब में पहुंच जाऊं। टाइगर ने राना हाउस से बाहर आते ही कहा। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे कमरे में, ताकि तुमसे मार्शल आर्ट सीख लूं। रोजी रास्कल ने कहा और टाइगर भी इख्तियार चौंक पड़ा। अरे क्या कह रही हो? मुझे मार्शल आर्ट तो नहीं आता, बस वैसे ही हाथ पैर चला लेता हूं। अगर तुमने मार्शल आर्ट सीखना है तो फिर तुम्हें बॉस की शागिर्द बनना पड़ेगा। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे इसके फ्लैट पहुंचा दो। रोजी रास्कल ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लब छोड़ देता हूं, बॉस के फ्लैट नंबर बता देता हूं, तुम अपने तौर पर वहां चली जाना, वरना अगर बॉस को मालूम हो गया कि मैंने तुम्हें फ्लैट तक पहुंचाया है तो फिर मेरी जान बचना मुश्किल हो जाएगी। टाइगर ने कहा। चलो ऐसे ही सही, मैं खुद वहां चली जाऊंगी और फिर देखूंगी कि तुम्हारा बॉस कैसे मुझे मार्शल आर्ट के दांव नहीं सिखाता। रोजी रास्कल ने कहा और टाइगर ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि चीफ ने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा है। तनवीर ने साथ वाली सीट पर बैठे हुए कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों इस वक्त एक जेट जहाज की सीटों पर मौजूद थे और जहाज की मंजिल ग्रेट लैंड का दारुल हुकूमत थी। क्यों? तुम्हें इस बात पर हैरत क्यों हो रही है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि तुम्हारी और मेरी तबीयत और काम करने के अंदाज में मुकम्मल तजाद है। तुम फिलासफरों की तरह सोचते ज्यादा और अमली काम करते हो, जबकि मुझे फजूल किस्म के दिमाग सोजी से चिढ़ है। मैं डायरेक्ट एक्शन का कायल हूँ। तनवीर ने जवाब दिया तो कैप्टन शकील भी इख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि तुम बगैर सोचे समझे एक्शन के कायल हो? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचे समझे बगैर एक्शन हमाकत है, मैं तो फजूल सोचो विचार की बात कर रहा था। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर मैं भी तुम्हारा साथी हूं, मैं तो ज्यादा इस वक्त सोचता हूं जब कोई और एक्शन में हो। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तनवीर ने मुतमईन होते हुए कहा और कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा हुआ रिसाला खोल दिया। और फिर ग्रेट लैंड पहुंचने तक उनके दरमियान कोई बात ना हुई। चीफ ने उनके लिए रॉयल होटल में कमरे बुक करा दिए थे, इसलिए एयरपोर्ट से वो टैक्सी में बैठकर सीधे रॉयल होटल पहुंच गए। अब क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने अपने कमरे में जाने की बजाय तनवीर के पीछे उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? रात को एल्पाइन क्लब जाएंगे और वहां के किसी आदमी को पकड़कर उसे हाउंड ग्रुप के बारे में मालूम करेंगे। फिर उसका कोई आदमी जैसे ही हाथ आया
उसे उसके चेयरमैन का पता मालूम हो जाएगा। उसके बाद चेयरमैन जाने और मैं, मिशन खत्म। तनवीर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओके, फिर मैं कुछ देर आराम कर लूं, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर ने असबात में सर हिला दिया और कैप्टन शकील उसके कमरे से निकलकर उसे मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ गया जो उसके नाम बुक था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और हाथ में पकड़े हुए ब्रीफ केस को उसने मेज पर रखा और उसे खोलकर इसके एक खुफिया खाने में एक छोटा सा जदीद साख का ट्रांसमीटर निकाल लिया और कुर्सी पर बैठकर उसने इस पर X2 की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबा दिया। हेलो कैप्टन शकील, कॉलिंग ओवर, कैप्टन शकील ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस ओवर, दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन चीफ ने अपना नाम कहने के बजाय सिर्फ यस कहा था क्योंकि उसे मालूम था कि कैप्टन शकील ग्रेटलैंड में ही बात कर रहा होगा। सर, तनवीर ने मिशन के लिए जो प्रोग्राम बनाया है उससे मुझे इख्तलाफ है। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। क्या प्रोग्राम बनाया है उसने? ओवर, X2 ने पूछा तो कैप्टन शकील ने उसे तफसील बता दी। तुम्हें इससे क्या इख्तलाफ है? ओवर, X2 ने पूछा। सर, इस तरह हम पहले ही कदम पर एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद ग्रीनलैंड की सरकारी तंजीमों के साथ साथ हाउंड ग्रुप भी हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएगा, लेकिन जबकि आपका हुक्म था कि ये सब कुछ जाहिर किए बगैर करें। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है? ओवर, X2 ने पूछा। सर, मेरा ख्याल है कि हम चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी की रहाइश का मालूम करके वहाँ जाएं और इसे हाउंड ग्रुप के चेयरमैन के बारे में तफसीलात हासिल करके इस पर बराह रास्त हाथ डाल दें और फिर मालूमात हासिल करते ही वापस आ जाएं। ओवर, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर पर्सनल सेक्रेटरी को चेयरमैन के बारे में तफसीलात मालूम ना हुई तो फिर? ओवर, X2 ने कहा। मेरा ख्याल है कि सर के उसे लामहला इस बारे में मालूमात होंगी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही चेयरमैन से रब्ता करता है और चीफ सेक्रेटरी के हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त होंगे, जबकि सेक्रेटरी के सिलसिले में ऐसा ना होगा। ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, मैं तनवीर को कॉल करके उसे ये प्रोग्राम बता देता हूँ, वो वैसे ही करेगा जैसा तुम कहोगे। ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन शकील ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसे वापस ब्रीफ केस के खुफिया जेब में रखकर उसने ब्रीफ केस को अलमारी में रखा और खुद आकर वो कुर्सी पर बैठा और उसके साथ उसने कमरे में मौजूद डायरेक्ट फोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने लगा। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी के पर्सनल सेक्रेटरी का ज़ाती नंबर चाहिए था। मैं उसका कलमी दोस्त हूँ और उससे मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ उसके ऑफिस का पता है और इस वक्त ऑफिस बंद हो चुका होगा। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा। यस, कैप्टन शकील ने कहा। नंबर नोट कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही एक नंबर बता दिया गया। नंबर के साथ साथ उनका पता भी बता दें तो मैं जहमत से बच जाऊंगा, कैप्टन शकील ने कहा। हाई ऑफिसर्स कॉलोनी, कोठी नंबर 112 बी ब्लॉक, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा ही था कि कमरे का दरवाजा खुला और तनवीर अंदर दाखिल हुआ। अभी चीफ की कॉल आई है, तनवीर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। ओह खैरियत, क्या कोई खास बात हुई है? कैप्टन शकील ने जानबूझकर चौंकते हुए कहा। हालांकि उससे मालूम था कि चीफ ने बात की होगी, लेकिन वो चौंकते तनवीर की तबीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने हैरत का इजहार करना जरूरी समझा। चीफ ने मुझसे मिशन का प्रोग्राम पूछा तो मैंने वही प्रोग्राम बता दिया जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन चीफ ने कहा कि इस तरह हम एक्सपोज भी हो सकते हैं। चीफ ने एक शॉर्टकट प्रोग्राम बताया है और कहा है कि पहले हम इस प्रोग्राम पर अमल करें और अगर ये प्रोग्राम नाकाम रहा तो फिर पहले वाले प्रोग्राम पर काम करें। तनवीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या बताया है चीफ ने? कैप्टन शकील ने कहा तो तनवीर ने वही प्रोग्राम बता दिया जो पहले कैप्टन शकील चीफ से डिस्कस कर चुका था। ये भी ठीक है, अगर इस तरह काम हो जाता है तो वाकई हम एक्सपोज होने से बच जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि चीफ हमें एक्सपोज होने से क्यों मना कर रहा है। एक्सपोज होने से हम पर कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें मिशन के बारे में असल बात का ख्याल नहीं रहा। मिशन यहाँ नहीं है, असल मिशन पाकिस्तान में है। यहाँ से हमने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है और अगर हम एक्सपोज हो गए तो इसकी इत्तला पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और नतीजा ये कि वहां इस सिलसिले में जो काम कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। वहाँ अब क्या मिशन रह गया है? चीफ ने बताया कि टेरी हाउंड हलाक हो चुका है और सदर मुमलिकत के मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली है। इस तरह वहाँ अब कौन रह गया है? अब तो सिर्फ ये मालूम करना है कि वो लोग कैसे हलाक कराना चाहते थे। हम यहाँ से मालूमात हासिल कर लेंगे, तनवीर ने कहा। यही तो अहम नुकता है कि सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ने इस काम के लिए सदर साहब को इस्तेमाल किया है। इनकी आवाज़ में चीफ सेक्रेटरी से खुद बात की, उसके तर्ज तहरीर और दस्तखतों की नकल करके सदर की तरफ से खत लिखा और टेरी हाउंड ने भी वहाँ पहुँच कर
इस मिलिट्री सेक्रेटरी से ही मुलाकात करनी थी, क्योंकि जिस लड़की के हाथों टेरी हाउंड हलाक हुआ है, इस लड़की ने बताया कि टेरी हाउंड ने उसे बताया था कि उसकी आज रात को प्रेसिडेंट हाउस के एक आला ओहदेदार से मुलाकात तय है। इस तरह सारी साजिश का मेन किरदार बेज़ाहिर वही मिलिट्री सेक्रेटरी ही लगता है, लेकिन जाहिर है मिलिट्री सेक्रेटरी किसी ऐसे आदमी को हलाक करने के लिए जिसकी हैसियत ऐसी हो कि हाउंड ग्रुप इस पर काम करे, इससे ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा ना उठा सकता था। इसलिए लामहला उसकी पुश्त पर कोई और लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेस होने से बचाने के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुदकुशी करके अपनी जान देनी ज़्यादा बेहतर समझा, कैप्टन शकील ने कहा। फिर हाउंड ग्रुप के चेयरमैन को कैसे मालूम होगा कि कौन लोग वहां काम कर रहे हैं? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे अगर मालूम होता तो फिर टेरी हाउंड मिलिट्री सेक्रेटरी मिलने की बजाय बराह रास्त इन लोगों से राब्ता करता, लेकिन इस चीफ को यकीनन ये मालूम होगा कि टारगेट कौन है, और यही बात हमें मालूम करना चाहते हैं ताकि इस टारगेट की पोजीशन के मुताबिक अफराद को पाकिस्तान में तलाश किया जा सके, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब बात मेरी समझ में आ गई है कि चीफ क्यों हमें एक्सपोज होने से बचाना चाहता है। ओके, फिर अब क्या करें? पहले अब इस चीफ सेक्रेटरी के पर्सनल सेक्रेटरी को तलाश करें, तनवीर ने कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। इसकी फिक्र मत करो, ये काम मैंने पहले ही कर लिया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शाम तक फारिग बैठने की बजाय क्यों ना इमरान का सा अंदाज इख्तियार किया जाए और फ़ोन पर ही मिशन मुकम्मल कर लिया जाए, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर ने बेख्तियार चौंक पड़ा। फ़ोन पर कैसे मिशन मुकम्मल हो सकता है? क्या मतलब? तनवीर ने कहा। मैंने एक इम्कानी बात की है, बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बहरहाल मैंने पर्सनल सेक्रेटरी का साथी फ़ोन उसकी रहाइश का पता चला लिया है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? तनवीर ने पूछा। तो कैप्टन शकील ने उसे इंक्वायरी को फ़ोन करके उसे पूछ-कुछ को तफसील बता दी। तो फिर चलो उठो, बैठे क्यों हो? तनवीर ने उठते हुए कहा। पहले मालूम तो कर लें कि वो घर पर है भी या नहीं, और असल मसला ये है कि हमें इसका नाम तक मालूम नहीं है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नंबर डायल करके उसने फोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मिस मार्गरेट पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी की रहाइशगाह है, ये कैप्टन शकील ने कहा। मिस मार्गरेट? वो कौन है? चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी तो मैं हूं, और मेरा नाम मॉरेन है। आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा किया। ओह, वेरी सॉरी, शायद मुझे गलत फहमी हो गई है। मेरा नाम गैलॉर्ड है और मेरा ताल्लुक क्रीमिया के स्टेट डिपार्टमेंट में से है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से सरकारी तौर पर इंतहाई अहम मुलाकात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनसे मुलाकात से पहले आपसे मुलाकात कर लूं। आपको भी माली फायदा पहुंच जाएगा और मुझे भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। किस सिलसिले में ये मुलाकात होनी है? चीफ सेक्रेटरी साहब के शेड्यूल में तो ऐसी कोई मुलाकात मौजूद नहीं है, मौरीन ने हैरान होते हुए कहा। इसलिए तो दानिस्ता शेड्यूल में उसे नहीं रखवाया गया ताकि पहले आपसे मुलाकात हो जाए। ग्रेट लैंड और क्रीमिया के दरमियान होने वाले एक अहम सरकारी मुआहदे के सिलसिले में ये मुलाकात होनी है। आपको $10,000 नकद मिल सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? मौरीन ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के मिजाज, उनके मूड और उनके रख रखाव के बारे में बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब के मूड और मिजाज के मुताबिक उनसे बातचीत हो सके, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। सरकारी मामलात में मूड और मिजाज की तो कोई नहीं देखता, आप खुलकर बात करें। आप बड़े मुबहम सी बात कर रहे हैं, मौरेन ने कहा। खुलकर भी बात हो जाएगी, आप मुलाकात का वक्त तो दें, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मौरेन ने पूछा। रॉयल होटल से, कैप्टन शकील ने कहा। रॉयल होटल के किस कमरे से? मौरेन ने पूछा। अभी मैंने कमरा नहीं लिया, मैं तो यहाँ लंच करने आया हूँ, अगर आप कहें तो कमरा भी ले लेता हूँ। वैसे मुझे खाना तो रॉयल होटल का पसंद है, जबकि रिहाइश के लिए मुझे ज़ाती तौर पर ग्रांड होटल पसंद है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। तो आप ऐसा करें कि यहाँ मेरी रिहाइशगाह पर ही आ जाएं, हाई ऑफिसर्स कॉलोनी में, मौरेन ने कहा। मिस मौरेन, हो सकता है कि आपकी रिहाइशगाह पर मुलाकात को अच्छी नज़रों से ना देखा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी रिहाइशगाह की बजाय किसी और मुनासिब जगह का वक्त दे दें। इस तरह मामलात ज़्यादा आसानी से तय हो जाएंगे। मेरी तरफ से जगह की कोई पाबंदी नहीं, आप जहाँ चाहें मुलाकात हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, फिर आप ऐसा करें कि 1 घंटे बाद नेशनल गार्डन में वाक़या जॉर्ज क्लब में पहुँच जाए। मैं रात को वहीं बैठी हूँ, आप जिससे भी कहेंगे वो आपको मुझ तक पहुंचा देंगे, मौरेन ने कहा। ओके, थैंक यू, कैप्टन शकील ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बन रही है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। असल में हमारे पास कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन ना थी, इसलिए हमारी बातें मुबहिम सी थी। बहरहाल अब हमें मेकअप कर लेना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन तुमने तो उसे अकेले मिलने की बात की है, अगर मैं साथ किया तो वो मशकूक हो जाएगी।
اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اس کی رہائش گاہ پر پہنچ جاتے اور وہاں سے اسے پوچھ گچھ ہو جاتی، تنویر نے کہا۔ ہائی آفیسرز کالونی میں خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، وہاں کالونی کے گیٹ پر باقاعدہ نام پتے لکھے جاتے ہیں، کاغذات دیکھے جاتے ہیں، پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور اگر مورین سے کچھ معلوم نہ ہو سکتا تو مسئلہ ضرور الجھ جاتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن اگر اس سے جبرن پوچھنا پڑا تو پھر، تنویر نے کہا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، وہ ہم سے ملاقات کے لیے $10,000 پر تیار ہو گئی ہے، اور اگر وہ $10,000 کے لیے اجنبی افراد سے ملاقات پر تیار ہو سکتی ہے تو زیادہ رقم دے کر اسے مزید معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہاں پہنچے تو صحیح، پھر جیسے ہوگا دیکھ لیا جائے گا، تم میک اپ کر کے میرے کمرے میں آ جانا تاکہ وہاں سے اکٹھے روانہ ہو سکیں، تنویر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ دونوں ایکریمی میک اپ میں ٹیکسی میں بیٹھے نیشنل گارڈن کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ نیشنل گارڈن کے مین گیٹ پر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ یہ بہت وسیع اور عریض پارک تھا اور وہاں لوگوں کا خاصا رش بھی تھا، اور دونوں اندر داخل ہوئے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے گارڈن کے ایک کونے میں بنے ہوئے کلب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کلب کی عمارت یک منزلہ تھی، لیکن رقبے کے لحاظ سے وہ خاصی وسیع تھی۔ کلب کے ہال میں داخل ہو کر وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے، جہاں 2 مقامی لڑکیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ یس سر، ایک لڑکی نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ مس مورین نے یہاں ہمیں ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، وہ روم نمبر 11 میں موجود ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا اس روم تک کوئی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہم ایکریمیا سے آئے ہیں اور پہلی بار یہاں آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ بائیں ہاتھ میں ایک راہداری جا رہی ہے، اس میں اسپیشل رومز ہیں اور ہر کمرے کے باہر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، لڑکی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس راہداری کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، علیحدہ کمرے میں ملاقات ہو رہی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کمرہ نمبر 11 راہداری کے تقریباً آخر میں تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کیپٹن شکیل نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے مورین کی ہی آواز سنائی دی۔ میں گیلارڈ ہوں مس مورین، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یس، کم ان پلیز، اندر سے کہا گیا تو کیپٹن شکیل دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور کیپٹن شکیل اور اس کے پیچھے تنویر اندر داخل ہو کر کمرے میں 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ دونوں کو اندر آتے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ میرا نام گیلارڈ ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چیف آفیسر آرنلڈ، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، لیکن پہلے تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا تھا، مورین نے اٹھ کر مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، سوری، خیال نہیں رہا ہوگا، کیپٹن شکیل نے مصافیہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر نے بھی بڑی بے دلیقے سے انداز میں مصافیہ کیا۔ چونکہ وہ دونوں اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھے، اس لیے انہیں مجبوراً مصافیہ کرنا پڑا تھا۔ تشریف رکھیں، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مورین نے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت ہمارے پینے پلانے کا موڈ نہیں ہے، آپ کا بے حد شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور $10,000 کے نوٹ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ مس مورین، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے اور آپ صاف بات کریں کہ اگر آپ $10,000 حاصل کرنا چاہتی ہیں تو صرف یہ بتا دیں کہ ہاؤنڈ گروپ کا چیئرمین کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو مورین بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ مجھے کس گروپ کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مورین نے کہا۔ یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بشرطیکہ کہ آپ درست معلومات دے دیں اور یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ مورین نے چند میں خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بات کو چھوڑیں، یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا کم جانیں گے اتنا ہی فائدہ میں رہیں گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ جا سکتے ہیں، مس مورین کا لہجہ یکلخت انتہائی سرد مہرانہ ہو گیا۔ اوکے، آپ کی مرضی، آؤ آرنلڈ، کیپٹن شکیل نے $10,000 اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تنویر بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو اس سے کیا کام ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، مورین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاؤنڈ گروپ جس قسم کے کام کرتا ہے اس ٹائپ کا کام ہے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ $50,000 دے سکتے ہیں آپ، مورین نے کہا۔ سوری، زیادہ سے زیادہ $15,000 اور بس، کیپٹن شکیل نے بھی صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دیں، مورین ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے پہلے والے نوٹ نکال کر میز پر رکھے اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں سے اس نے اور نوٹ نکال کر ان کے ساتھ رکھ دیے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں مس مورین، اگر آپ نے غلط بیانی کی تو میں آپ خود ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ جو لوگ رقم دینا جانتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ حلفاً کہیں کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ٹاپ سیکرٹ ہے، لیکن ان دنوں مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں نے حامی بھر لی ہے، مورین نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اس احتیاط کی وجہ سے ہم نے آپ کی رہائش گاہ پر ملاقات نہیں کی، ورنہ ہمیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن آپ کو پڑ سکتا تھا۔
कैप्टन शकील ने तो मॉरिन के इस बात में सर हिला दिया। तो फिर सुने, हाउंड ग्रुप का चेयरमैन मिकाटो है, लॉर्ड मिकाटो, और ये ग्रेटलैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर भी है और उसकी सबसे बाइख्तियार कमेटी जिसे इंतजामी कहा जाता है का चेयरमैन भी है। उसकी रिहायशी गाह लारे रोड पर मेकाटू हाउस के नाम से मशहूर है। मॉरिन ने कहा, वैसे लॉर्ड मेकाटू क्या करता है? मेरा मतलब है बिज़ाहिर कोई काम तो करता होगा। कैप्टन शकील ने कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन